हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। तो कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी फिनोमिना है बच्चों, जो हमें ये बताती है कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है, पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करती है, शो करती है। तो किस तरह से कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव करता है कि जो रेडिएशन है इट हैव पार्टिकल नेचर, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जिसे बोला जाता है कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट था क्या, सबसे पहले तो आप ये समझ लें। तो कॉम्पटन इफेक्ट, ये एक साइंटिस्ट थे कॉम्पटन, उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया है कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना। और इसको कॉम्पटन ने डिफाइन किया था। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट के सपोज मेरे पास कोई पार्टिकल है, जैसे मान लिया ये कोई पार्टिकल है, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है ना। मेरे पास एक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन, और पे बेटा मैंने क्या किया, एक रेडिएशन फॉल करवाई, ठीक है। कि सपोज एक रेडिएशन है जो आती है और इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारती है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक रेडिएशन जो है फॉल करवाई। सपोज जो मेरी रेडिएशन थी उसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू। कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मैंने इस पे फॉल करवाई, न्यू फ्रीक्वेंसी की, ठीक। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या देखा गया कि जब ये इससे टकराएगी इलेक्ट्रॉन से, तो कुछ एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी कितनी है इस टाइम रेडिएशन के पास, एच न्यू। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है फोटॉन्स की फॉर्म में चलती हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू। तो इस टाइम टोटल एनर्जी कितनी है, एच न्यू। आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉन से तो टकरा के स्कैटर हो जाएगी और अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगी। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई कि जैसे ये रेडिएशन इससे टकराती थी, टकरा के इलेक्ट्रॉन के से टकराने के बाद रेडिएशन क्या हो जाती थी, स्कैटर। तो ये हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन है। ये कौन सी रेडिएशन है, हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन इस तरह से बेटा स्कैटर हो जाती थी हमारी, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। और जैसी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से टकराती थी, सपोज इलेक्ट्रॉन शुरू में रेस्ट में था, तो जैसे ही वो टकराती थी इलेक्ट्रॉन से तो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी दे देती थी। तो हमने माना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया विद वेलोसिटी v, ये हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है कि टक्कर लगी और इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, मोशन में आ गया, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जो है जाना शुरू हो गया। अब अगर मैं ये जो मेरी x डायरेक्शन है इसको आगे ऐसे एक्सट्रापोलेट करूं तो हम देख सकते हैं कि जो रेडिएशन है सपोज वो हमारी कितने एंगल पे स्कैटर हुई है, इतने एंगल पे। और इस एंगल को जो है मैं मान लेता हूँ, सपोज ये जो मेरा यहाँ पे एंगल जो बनेगा, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। क्या मान लेता हूँ, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। ऐसे यहाँ जो एंगल बनेगा इसको मैंने क्या मान लिया, फाई। सॉरी। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो थीटा एंगल पे गई है बेटा, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कितने एंगल पे गया है, फाई एंगल पे गया है इस डायरेक्शन में। तो अब एक्सपेरिमेंटली कॉम्पटन ने ये चीज नोट की कि जब हमारी इंसिडेंट रेडिएशन इससे टकराती थी और स्कैटर हो जाती थी तो इन दोनों रेडिएशंस की वेवलेंथ में फर्क होता था। इन दोनों रेडिएशंस की फर्क कि मान ली हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो इसकी वेवलेंथ को मान लिया कितनी आई, लैम्डा प्राइम। और नोट क्या किया गया कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती थी उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन से हमेशा क्या आती थी, ज्यादा आती थी। क्या आती थी, रेडिएशन वेवलेंथ स्कैटर्ड रेडिएशन की ज्यादा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट। मींस वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन वाज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हमारी जो रेडिएशन है वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दे, क्योंकि जब ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगी तो रेडिएशन की एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम हुई तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ बढ़ेगी। क्योंकि आपने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c/λ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, एनर्जी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है बेटा, एनर्जी। तो यानी कि जब इंसिडेंट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से टकराई तो उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी है, तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन के पास भी काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्लस
जो मेरा स्कैटर्ड रेडिएशन थी उसकी एनर्जी पहले से कम होगी। एनर्जी कम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा हो गई। इसे ही कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। रेडिएशन जब टकराएगी तो स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। और ये जो डिफरेंस है इनकी वेवलेंथ्स का, मतलब स्कैटर्ड रेडिएशन और हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इनकी वेवलेंथ्स का जो डिफरेंस है, जिसे हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है? कॉम्पटन शिफ्ट। क्या कहा जाता है इस डिफरेंस को? कॉम्पटन शिफ्ट कहा जाता है बच्चों। तो इसकी जो वैल्यू है मैथमेटिकली वो क्या आई, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें एक्सप्रेशन, तो कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली क्या आता है कैलकुलेट करने पे? h अपॉन एम नोट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कि कितने एंगल पे हमारी रेडिएशन स्कैटर होके गई है। ठीक है, तो इसे, ये जो फॉर्मूला है इसे कहा जाता है किसका फॉर्मूला? कॉम्पटन शिफ्ट का। ठीक है, तो ये तो था ऑल अबाउट कॉम्पटन जो मैंने आपको बताया। अब हम ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है बेटा, किसकी डेरिवेशन करेंगे हम? इस फॉर्मूले की, जो ये कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला है ना, इसकी डेरिवेशन अब जो है हम करने वाले हैं। ठीक, हम प्रूव करेंगे कि जो कॉम्पटन शिफ्ट होगी, मतलब जो चेंज इन वेवलेंथ आएगी हमारे पास, वो h अपॉन एम नोट सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा आएगी। यहाँ पे h सबको पता है क्या है? h क्या है बेटा? आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है h? प्लैंक्स कांस्टेंट। m नोट क्या है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है m नोट? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, है ना, सबको पता है c इज स्पीड ऑफ लाइट। और थीटा हमारा क्या है? स्कैटरिंग एंगल, कि रेडिएशन जो है कितने एंगल पे स्कैटर हुई है, दैट इज योर थीटा। ठीक है, थीटा इज योर स्कैटरिंग एंगल। ठीक है जी, तो ये आपके सामने मैंने कॉम्पटन इफेक्ट को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा, इसको एक्सप्रेशन को अब हम डिराइव करेंगे। तो देखो किस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को अब डिराइव करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। इसको कर देते हैं रब। तो अब हम कॉम्पटन शिफ्ट का जो ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपके सामने लिखा था, इसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो देखो इसकी डेरिवेशन कैसे करनी है। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, हम यहाँ दो चीजें यूज करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। और उसके बाद सेकेंडली बेटा हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। तो इस तरह से ओवरऑल ये दो चीजें यहाँ पे यूज की जाएंगी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या बोलेगी कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होनी चाहिए टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ऐसे ही कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलेगी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का मतलब है कि जब रेडिएशन आके हमारे इलेक्ट्रॉन से टकराती है। ठीक है, तो बस यही है और कुछ भी नहीं है ना, और सारा तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, हमें क्या करना है? पहले कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगानी है, उससे एक इक्वेशन निकाल लेनी है। फिर हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगानी है अलोंग एक्स एक्सिस, उससे एक इक्वेशन निकाल लेनी है। फिर हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगानी है अलोंग वाई एक्सिस, उससे एक इक्वेशन निकाल लेनी है। हमारे पास टोटल आ गई 3 इक्वेशंस। अब इन्हीं 3 इक्वेशंस को आपस में हम भिड़ा भुड़ू के यूज कर के जो हमारा एक्सप्रेशन है कॉम्पटन शिफ्ट का h अपॉन एम नोट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वो एक्सप्रेशन हम लेके आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब आप 2-3 बातों का ध्यान रखें कि बिफोर कोलिजन की सिचुएशन क्या है और आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन क्या है। यह है बिफोर कोलिजन की सिचुएशन और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन। ठीक है, कि मान लिया कोलिजन से पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो न्यू थी, इसलिए कोलिजन से पहले जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी होगी एच न्यू। मैंने माना कोलिजन के बाद स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो जाती है चेंज, जो हो जाती है न्यू प्राइम। तो अल्टीमेटली आफ्टर कोलिजन एनर्जी भी कितनी हो जाएगी इसकी? एच न्यू प्राइम। ठीक है, ये तो हुई एनर्जी की बात। ऐसे ही
जो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा हमारी रेडिएशन का, वो किसके इक्वल होगा? मोमेंटम। अगर मैं जो मोमेंटम निकालता हूँ बिफोर कोलिजन, तो वो क्या आएगा? मेरा मोमेंटम आएगा एच न्यू बाय सी। कितना आएगा मोमेंटम? एच न्यू बाय सी। पता है ना ये कैसे आया फॉर्मूला? आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ी है ना, एच बाय पी, लैम्डा इज इक्वल एच बाय पी, डी ब्रोगली वेवलेंथ 12th क्लास में। तो यहाँ से फिर पी किसके इक्वल आ गया आपका? एच बाय लैम्डा। फर्दर लैम्डा क्या होता है आपने पढ़ा है? सी इज इक्वल टू क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी बाय लैम्डा। तो यानी कि यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? सी बाय न्यू। तो सी बाय न्यू। तो इस तरह से एच न्यू बाय सी किसका फॉर्मूला बन जाता है? हमारा मोमेंटम का। तो मोमेंटम इतना होगा बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा भाई? हमारी रेडिएशन का एच, फ्रीक्वेंसी हो गई है चेंज, एच न्यू प्राइम बाय सी। ये तो हुई बात एनर्जी और मोमेंटम की। किसकी? हमारी रेडिएशन की। अब जरा बिफोर और आफ्टर इलेक्ट्रॉन की चर्चा भी कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा। हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके साथ भी कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जब कोलिजन नहीं हुआ था तब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो सिर्फ इसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास? सिर्फ इसकी रेस्ट मास एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होगी वो होगी एम नॉट सी स्क्वायर। आपने पढ़ा है ना एनर्जी का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने माना इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है एम नॉट। एम नॉट क्या है यहाँ पे भाई? एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका रेस्ट मास। ठीक है, व्हाट इज एम नॉट? बेसिकली एम नॉट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसका रेस्ट मास? इलेक्ट्रॉन। और कोलिजन होने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी? एम सी स्क्वायर। कितनी हो जाएगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भाई? एम सी स्क्वायर। अब एम क्या है इसका? रिलेटिविस्टिक मास। एम क्या है इलेक्ट्रॉन का? रिलेटिविस्टिक मास। आपने ऑलरेडी बीएससी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी हुई है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है, अब हमारा इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका जो मास होता है वो किसके इक्वल आता है? रेस्ट मास डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे बेटा यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m ये वाला मास है, रिलेटिविस्टिक मास। क्लियर है सबको? इसके अलावा मोमेंटम कितना होगा हमारे मोमेंटम का, हमारे इलेक्ट्रॉन का भाई? मोमेंटम कितना होगा इलेक्ट्रॉन का आफ्टर कोलिजन? मास इंटू वेलोसिटी। बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है इलेक्ट्रॉन का? 0, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन शुरू में किस में था? रेस्ट में था। तो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 0 होगा। तो इन बातों का ध्यान हमें रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से इक्वेशन निकालनी है और फिर हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से इक्वेशन निकालनी है और हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब मैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यूज करूंगा। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होनी चाहिए टोटल एनर्जी बिफोर आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी है भाई हमारी सिर्फ एच न्यू, प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है बिफोर कोलिजन? जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिफोर कोलिजन है एम नॉट सी स्क्वायर। कितनी? एम नॉट सी स्क्वायर। यही आएगा। देखो कोलिजन से पहले हमारी रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू, हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, उसके पास रेस्ट मास एनर्जी है एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने के बाद, टक्कर लगने के बाद कितनी आएगी बेटा एनर्जी? टक्कर लगने के बाद एनर्जी आएगी आपकी रेडिएशन की एनर्जी हो जाएगी एच न्यू प्राइम, प्लस जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हो जाएगी एम सी स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई है ना। फर्दर इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एच वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो ऐसा अगर मैं करता हूं, मैं इस एच वाली टर्म को इधर ले आता हूं, तो ये बन जाता है एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसके बाद आता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपके पास आपको जो है क्या मिलेगा फर्दर? हाँ, थोड़ा सा देखो, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम है ना, तो ये आपका फर्दर बनेगा एच कॉमन न्यू माइनस न्यू प्राइम प्लस
एम नॉट सी स्केयर इज इक्वल टू एम सी स्केयर, ये आएगा। अब करो इसको स्केयर, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर कर दो। इधर स्केयर करोगे तो h इंटू न्यू माइनस न्यू प्राइम प्लस एम नॉट सी स्केयर, इसका सारे का स्केयर इज इक्वल टू इधर आएगा एम सी का स्केयर। इसको सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ a प्लस बी का होल स्केयर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, लग जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ए स्केयर यानी कि एच स्केयर न्यू माइनस न्यू प्राइम का स्केयर प्लस बी स्केयर यानी कि बी का स्केयर करोगे तो एम नॉट स्केयर सी की पावर 4 ये आएगा, प्लस 2ab। 2ab करोगे तो क्या आएगा, 2a आपका कितना है h न्यू माइनस न्यू प्राइम और b कितना है आपका एम नॉट इंटू सी स्केयर, तो ये आ गया इज इक्वल टू इधर बने करोगे स्केयर तो एम स्केयर सी की पावर 4। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर लो। यहाँ पे इसको फर्दर जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, देखो यहाँ पे न्यू माइनस न्यू प्राइम का स्केयर है, ये भी खोल लो, तो ये बनता है एच स्केयर, ये बनेगा न्यू स्केयर प्लस न्यू प्राइम स्केयर माइनस के 2 न्यू प्राइम प्लस इसको लिख लेते हैं पहले, इसको मैं लिखता हूँ तो बनता है मेरे पास 2h न्यू माइनस न्यू प्राइम एम नोट इंटू सी स्केयर प्लस ये वाली टर्म एम नोट स्केयर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एम स्केयर सी की पावर 4। तो ये एक इक्वेशन आ गई। फर्दर एच स्केयर को अंदर क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब एच स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू प्राइम स्केयर माइनस 2h न्यू प्राइम प्लस 2h न्यू माइनस न्यू प्राइम इंटू एम नॉट सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एम स्केयर सी की पावर 4। तो इस तरह से कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को आप बचा के रख लोगे, इसको मान लोगे इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कभी से देख रहे हो आप, 15 मिनट आपको वीडियो देखते हुए हो चुके हैं, तो अगर यहाँ तक बने हुए हो तो लाइक कर दे, नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दो। तो ये इक्वेशन हम बचा के रखेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये इक्वेशन 1 आई किसका यूज करके, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का। तो इस इक्वेशन को ना मैं बेटा अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ, संजो के इसको रख लेता हूँ बचा के, क्योंकि ये इक्वेशन बाद में हमारी जो है यूज होगी। तो इस इक्वेशन को अलग से मैं रख लेता हूँ। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू प्राइम स्केयर माइनस 2h न्यू प्राइम प्लस 2h न्यू माइनस न्यू प्राइम एम नॉट सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एम स्केयर सी की पावर 4। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। तो इसको मैंने अलग से लिख लिया भाई, दिस इज अवर इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन आई है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके। और इसके बाद बच्चे आपको क्या करनी है, आपको यूज करनी है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है, हम यूज करने वाले हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम जब हम यूज करेंगे तो उसमें दो बातों का ध्यान रखेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में। एक तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे और उसके बाद हम वाई एक्सिस के अलोंग लगाएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम कंजर्वेशन लॉ यूज करते हैं मोमेंटम के अलोंग एक्स एक्सिस। तो यूजिंग कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को यूज करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाता हूं तो आप ध्यान से देखो, तो अब बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम होगा, देखो हमारी रेडिएशन इधर जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की, तो इसलिए प्लस में आएगा मोमेंटम हमारी इंसिडेंट रेडिएशन का कितना, एच न्यू बाय सी। तो अलोंग एक्स एक्सिस एच न्यू बाय सी किसका मोमेंटम आएगा हमारा, क्योंकि ये रेडिएशन एक्स डायरेक्शन में जा रही है ना, तो इसका मोमेंटम आएगा एच न्यू बाय सी। ये बताया था आपको एच न्यू बाय सी कैसे आया, प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है बेटा, 0, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं कर रहा था, वो तो रेस्ट में था, इक्वल्स टू। अब कोलिजन होने के बाद क्या होगा, कोलिजन होने के बाद की सिचुएशन में मोमेंटम देखेंगे। जब कोलिजन हो जाएगा
तो कोलिजन होने के बाद हमारी जो रेडिएशन है वो इस डायरेक्शन में चली गई, तो उसके पास जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ये है। अब इस मोमेंटम के मैं दो कंपोनेंट लूंगा, एक मैं कंपोनेंट लूंगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट लूंगा मैं इस डायरेक्शन में, है ना। तो दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट और एक वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, है ना। एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, जो इस डायरेक्शन का मोमेंटम है उसके साथ क्या लग जाएगा, कोस। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर कोई वेक्टर मान लिया इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन एक्स के साथ हो, एक्स डायरेक्शन के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट होता है, ए कॉस थीटा। और जिस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं बनता उस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा, है ना। तो इस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम हमारा कितना है, टोटल मोमेंटम इस डायरेक्शन में इस टाइम पे रेडिएशन का है एच न्यू प्राइम बाय सी, इतना मोमेंटम है इस डायरेक्शन में। अब इस मोमेंटम का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, कोस थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एच न्यू प्राइम बाय सी, साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में इतना ही मोमेंटम होगा भाई। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी निकाल लेते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालता हूँ एक्स डायरेक्शन में तो कितना आएगा, अब हमारा इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस टाइम टोटल कितना है, मास इनटू वेलोसिटी mv, है ना, इतना ही है मोमेंटम mv। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, mv इस डायरेक्शन में, है ना। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, कोस फाई साथ में लग जाएगा बस, तो कितना होगा mv कोस फाई, है ना। इस डायरेक्शन में है ना mv, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, फाई एंगल बना रहा है तो क्या बनेगा, mv कोस फाई, थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, फाई आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास इस इक्वेशन में बन जाता है एच न्यू बाय सी इज इक्वल टू एच न्यू प्राइम बाय सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई, ठीक है। ये हमारे पास जो है आ गया। अब फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये जो टर्म है न्यू वाली एच वाली टर्म, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा एच न्यू बाय सी माइनस एच न्यू प्राइम बाय सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी कॉस फाई। अब ये सी जो है दोनों के डिवाइड में है, तो सी से अगर मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो ये सी सारा का सारा इधर चला जाएगा, तो ये इक्वेशन फर्दर बन जाती है एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी, ये सारा सी इधर चला गया, एम वी सी कॉस फाई। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बच्चों जो है आ गई, ठीक है। और इस इक्वेशन में भी फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड्स का स्केयर करना है। आपने ही जैसे हमने क्या किया था, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी में इक्वेशन बनाई थी, फिर उसका दोनों साइड्स का स्केयर कर दिया था, ऐसे यहाँ भी करेंगे। तो ये एक इक्वेशन आ गई एक्स एक्सिस के लिए। अब हम करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स का कर दो स्केयर, इस साइड का स्केयर करेंगे तो बनेगा एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कॉस थीटा का स्केयर इज इक्वल टू इधर आएगा एम वी सी कॉस फाई का होल स्केयर। इसका स्केयर खोल लेंगे, इसका स्केयर खोलोगे तो बनेगा आपके पास एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू प्राइम स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस टू एच प्राइम टू ये टू एच ये बन जाएगा आपका एच स्केयर, है ना। टू ए बी होता है ना, तो एच इंटू एच स्केयर न्यू इंटू न्यू प्राइम, साथ में आएगा कोस स्केयर, ये साथ में कोस थीटा आएगा, साथ में क्या आएगा बेटा, कोस थीटा इज इक्वल टू यहाँ बनेगा एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर कोस स्केयर फाई। तो ये इक्वेशन आपके पास जो है बन जाएगी और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से हमारे पास आई और ये सेकंड इक्वेशन बन गई, अलोंग एक्स एक्सिस लगा के हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन और मिल गई, ठीक है जी। अब ये जो इक्वेशन मुझे मिली है ये भी मैं अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि इसका भी मुझे यूज़ करना है। तो मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई, क्या आई, एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू प्राइम स्केयर कोस स्केयर थीटा माइनस टू एच स्केयर न्यू प्राइम कोस थीटा इज इक्वल टू एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर कोस स्केयर फाई। तो एक इक्वेशन और आ गई और ये इक्वेशन हमारी आई है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से दूसरी इक्वेशन निकाल ली। इसी तरह से अब मैं तीसरी इक्वेशन भी निकालूंगा और वो इक्वेशन कैसे आएगी, यूजिंग द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो अब हम बेटा वाई एक्सिस के अलोंग इसको यूज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो सिमिलरली बाय यूजिंग कंजर्वेशन लॉ अलोंग वाई एक्सिस, तो जब मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं तब देखो क्या आएगा। अब वाई एक्सिस के अलोंग जब हम बात करते हैं, वाई डायरेक्शन मतलब ये ऊपर वाली डायरेक्शन, अब इंसिडेंट रेडिएशन का कितना मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में, सारी की सारी रेडिएशन एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि थीटा कितना बन रहा है वाई डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री। तो इसका टोटल मोमेंटम के साथ अगर मैं कोस 90 लगाता हूं तो 0 आता है ना। तो इसका मतलब इस जो मेरी ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये सारी की सारी क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके पास वाई डायरेक्शन में कोनो मोमेंटम नहीं होगा। तो वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं होगा बेटा इंसिडेंट रेडिएशन का, तो 0 प्लस इलेक्ट्रॉन तो हमारा रेस्ट में था, उसका मोमेंटम भी 0 इक्वल्स टू, लेकिन आफ्टर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम मिलेगा वाई डायरेक्शन में। देखो अब हमारे पास टोटल मोमेंटम है h न्यू प्राइम बाय c, तो इसका एक कंपोनेंट तो हमने x डायरेक्शन में लिया था जिसके साथ कोस लगा था, अब एक कंपोनेंट लेंगे हम y डायरेक्शन में जिसके साथ क्या लगने वाला है, साइन थीटा लगने वाला है। तो कितना आएगा हमारे पास ये, और ये क्योंकि देखो अगर इसका मैं कंपोनेंट लेता हूं तो ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में जा रहा है ना y की, तो इसलिए यहां पे बनेगा कितना मोमेंटम था h न्यू प्राइम बाय c, लेकिन साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा बेटा साइन थीटा, ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया। प्लस इसी तरह से हमें क्या लेना पड़ेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अब इसका एक्स डायरेक्शन में तो इधर है कंपोनेंट, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का कंपोनेंट इधर होगा। अब ये नीचे वाली डायरेक्शन है तो किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो कितना बनेगा mv साइन फाई, अब ये माइनस में आएगी तो यहाँ पे आएगा माइनस के mv साइन फाई। यहां तक समझ में आ गया भाई, क्लियर है। क्या लगी बेटा यहाँ पे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगी अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां से हमारे पास बन गए 0 इज इक्वल टू h न्यू प्राइम बाय c साइन थीटा माइनस mv साइन फाई। अब ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा mv साइन फाई इज इक्वल टू h न्यू प्राइम बाय c साइन थीटा, ये c उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी mvc साइन फाई इज इक्वल टू h न्यू प्राइम साइन थीटा। अब क्या कर देंगे इसका दोनों तरफ स्केयर, जैसे हर बार करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो आपके पास बनेगा यहाँ m स्केयर v स्केयर c स्केयर साइन स्केयर फाई, और इधर बनेगा h स्केयर न्यू प्राइम स्केयर, और ये बनेगा साइन स्केयर थीटा। तो ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो एक सुंदर सी प्यारी प्यारी इक्वेशन और आ गई, दिस इज इक्वेशन 3, और इस इक्वेशन का भी हमें यूज करना है, तो इस इक्वेशन को भी मैं अलग से लिख लेता हूं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो है 3 इक्वेशंस आ गई बेटा। थर्ड इक्वेशन भी मैं लिख लेता हूं, ये वाई एक्सिस की वजह से आई है, ये बनती है हमारी h स्केयर न्यू प्राइम स्केयर साइन स्केयर थीटा इक्वल टू m स्केयर v स्केयर c स्केयर साइन स्केयर फाई। तो इस तरह से हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम इनका ये यूज करके 3 इक्वेशनें डिराइव कर ली। कितनी इक्वेशनें डिराइव कर ली, 3 इक्वेशन से डिराइव कर ली। अब यहां तक हमारा बहुत बहुत काम हो चुका है काफी हद तक। अब जस्ट हमें क्या करना है, इन 3 इक्वेशंस का यूज करके हमारी जो कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन था उसको कैलकुलेट करना है, उसको लेके आना है। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, किस तरह से मैं कॉम्पटन शिफ्ट जो है लेके आऊंगा। तो देखो अब इन इक्वेशंस का हमें इस्तेमाल करना है और कॉम्पटन शिफ्ट का जो एक्सप्रेशन है वो निकालना है। वो कैसे निकलेगा, मैं क्या करूंगा कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से जो मेरे पास 2 इक्वेशंस आई थी उनको एक दूसरे में ऐड कर लूंगा। क्या कर लूंगा, उनको एक दूसरे में मैं ऐड कर लूंगा। मतलब ये जो इक्वेशन 2 है और ये जो इक्वेशन 3 मुझे मिली है, पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। तो फर्स्ट स्टेप अब मुझे क्या करना है कैलकुलेशन में, एडिंग 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को बेटा हम कर लेते हैं ऐड। तो जब इसको और इसको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, देखो इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, देखो लेफ्ट इधर देखो m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर साथ में क्या है साइन स्क्वायर फाई, प्लस इसमें राइट साइड में क्या है m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो आ जाता है प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू, अब इधर क्या है, देखो इधर है हमारे पास ये h स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस उसके बाद इसमें लेफ्ट साइड में ये सारा h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 h स्क्वायर न्यू प्राइम कॉस
थीटा, ये आएगा। अब सिंपलीफाई कर लो, देखो दोनों में से एम स्क्र वी स्क्र सी स्क्र कॉमन, तो यहाँ बनेगा एम स्क्र वी स्क्र सी स्क्र, अंदर बचेगा आपका साइन स्क्र फाई प्लस कोस स्क्र फाई। ऐसे ही यहाँ पे देखो इसमें से और इसमें से, दोनों में से एच स्क्र न्यू स्क्र कॉमन आ सकता है, एच स्क्र न्यू प्राइम स्क्र कॉमन, अंदर बचा साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा प्लस ये वाली टर्म एच स्क्र न्यू स्क्र माइनस ये वाली टर्म 2h स्क्र न्यू प्राइम कॉस थीटा। अब हमें पता है बेटा साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा 1 होता है, ऐसी साइन स्क्र फाई प्लस कोस स्क्र फाई भी 1 होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारा 1, तो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे एम स्क्र वी स्क्र सी स्क्र इंटू 1 इज इक्वल टू, इधर बनेगा एच स्क्र न्यू प्राइम स्क्र, इसकी जगह भी 1 आ गया, प्लस एच स्क्र न्यू स्क्र माइनस के 2h स्क्र न्यू प्राइम कॉस थीटा। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, एम स्क्र वी स्क्र सी स्क्र इज इक्वल टू दिस, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक समझ में आया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं जो मुझे इक्वेशन मिली थी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से, और ये जो इक्वेशन मिली है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर लूंगा, माइनस कर लूंगा, खत्म कर लूंगा, ठीक है ना। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 4 को 1 में से घटा लेंगे तो क्या बनेगा, देखो इक्वेशन 1 में राइट साइड में है ये एम स्क्र सी स्क्र, तो इसको मैंने लिख लिया एम स्क्र सी स्क्र, माइनस इसमें ये वाली टर्म लिख लेते हैं, ये माइनस होगी इसमें से एम स्क्र वी स्क्र सी स्क्र इक्वल्स टू, अब इक्वेशन 1 में यहाँ ये पूरी टर्म क्या है, देखो इसको पूरी को लिख लो, ये बनता है एच स्क्र न्यू स्क्र प्लस एच स्क्र न्यू प्राइम स्क्र माइनस 2h न्यू प्राइम, ठीक है, प्लस 2h न्यू माइनस न्यू प्राइम इंटू एम नॉट सी स्क्र प्लस एम नॉट स्क्र सी की पावर 4। तो ये सारा यहाँ पे बनता है बेटा, और फिर माइनस का निशान, और इसमें क्या है इक्वेशन 4 में, इधर ये सारा माइनस का निशान, ब्रैकेट में ये सारा आ जाएगा एच स्क्र न्यू प्राइम स्क्र प्लस एच स्क्र न्यू स्क्र माइनस 2h स्क्र न्यू प्राइम कॉस थीटा। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, और यहाँ पे इन दोनों में देखो एम स्क्र सी स्क्र कॉमन आ सकता है, तो कॉमन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो इधर हमारी इक्वेशन आ रही है, इसमें से जो कॉमन आ सकता हो उसको हम कॉमन जो है निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। ये ना एम स्क्र सी की पावर 4 था, गलती से सी स्क्र लिखा गया बेटा, यहाँ पे 4 है, देखो है ना, एम स्क्र सी की पावर 4। तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे एम स्क्र सी स्क्र, यहाँ पे जब एम स्क्र सी स्क्र कॉमन आएगा, यहाँ बचा सी स्क्र माइनस यहाँ पे बचा वी स्क्र इक्वल टू, इधर हमारे पास बनेगा एच स्क्र न्यू स्क्र प्लस एच स्क्र न्यू प्राइम स्क्र माइनस के 2h न्यू प्राइम प्लस के 2h न्यू माइनस न्यू प्राइम एम नॉट सी स्क्र प्लस एम नॉट स्क्र सी की पावर 4, है ना, ये आएगा। अब ये माइनस का निशान अंदर जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे बनेगा माइनस के एच स्क्र न्यू प्राइम स्क्र माइनस के एच स्क्र न्यू स्क्र प्लस के 2h स्क्र न्यू प्राइम कॉस थीटा। जो कटता हो उसको काट दो, ये देखो एच स्क्र न्यू स्क्र से एच स्क्र न्यू स्क्र कैंसिल, एच स्क्र न्यू प्राइम स्क्र से एच स्क्र न्यू प्राइम स्क्र कैंसिल, और कुछ मुझे नहीं नजर आ रहा कि कैंसिल हो सकता है, तो बाकी चीजें कैंसिल नहीं हो रही तो उनको एज इट इज रहने देंगे। हमारे पास फर्दर इक्वेशन बनेगी यहाँ से एम स्क्र सी स्क्र इंटू सी स्क्र माइनस वी स्क्र इज इक्वल टू, अब फर्दर एक चीज और देखो, ये है 2h न्यू प्राइम, और ये भी देखो क्या है, यहां पे हमारे पास ठीक है, तो ये आएगा। हाँ फर्दर बेटा जो हमारी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन थी ना, उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ना 2h स्क्वायर था, ये मेरे से यहाँ h लिखा गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2h का स्क्वायर आएगा। तो बस अब इसको सिंपलीफाई कर लो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये है 2h स्क्वायर न्यू प्राइम, ये है 2h स्क्वायर न्यू प्राइम, इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ माइनस 2h स्क्वायर न्यू प्राइम कॉमन, अंदर आपके पास बचेगा 1 माइनस
कॉस थीटा, है ना, ये बचेगा इन दोनों में से कॉमन आके। फिर उसके बाद प्लस के 2h न्यू माइनस न्यू प्राइम एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, आपके सामने है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करने पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आगे की कैलकुलेशन इसी इक्वेशन पे बेस्ड होगी, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि ये पढ़ा था ना कि मास, रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, रेस्ट मास अपॉन दिस। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, इसमें दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो बनेगा बेटा एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बनेगा एम नॉट स्क्वायर अपॉन, इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बनने वाला है एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नीचे एलसीएम ले लेना, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आपका एम स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है। तो यहां से जो मेरा एम स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है भाई, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम नॉट स्क्वायर। तो ये हमारी एम स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। और ये जो वैल्यू है ना एम स्क्वायर के रिलेटिविस्टिक मास की, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो यहाँ पुट करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर बनेगा, यहाँ पुट करने पे सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू एम नॉट स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू पुट की मैंने, एम की, साथ में क्या है इसके सी स्क्वायर और क्या है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। बाकी इधर ये सारी साइड एज इट इज। तो यहाँ पे देखो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास बचा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर सी की पावर 4। तो यानी कि इसको सारे को सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है एम नॉट स्क्वायर इंटू सी की पावर 4 बनने वाला है, एंड दैट इज इक्वल टू। तो इसका मतलब इस सारे की जगह, ये जो मेरी लेफ्ट साइड आई, इस सारे की जगह क्या आ सकता है, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो यहाँ रख देते हैं, तो इस सारे की जगह मैं रख देता हूँ एम नॉट स्क्वायर इंटू सी की पावर 4। अब फर्दर देखो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 राइट साइड में भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू माइनस के 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम इंटू 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू प्राइम इंटू एम नॉट सी स्क्वायर, ये बचेगा। अब ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास यहां से फिर एक इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी फिर ये 2h न्यू माइनस न्यू प्राइम इंटू एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारी टर्म इधर जाके प्लस हो गई तो ये बना 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जो कटता हो काट दो, इस एक h से एक h क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर आपके पास इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा न्यू माइनस न्यू प्राइम इंटू एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू प्राइम 1 माइनस कॉस थीटा, ये बच गया। जो फर्दर हम इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, देखो कैसे। इसको मैं लिख लेता हूं न्यू माइनस न्यू प्राइम इंटू एम नॉट, जो सी स्क्वायर है इसको मैं लिख लेता हूं सी इंटू सी इज इक्वल टू एच न्यू प्राइम इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, जो ये मेरा न्यू प्राइम है इसको इधर ले आऊंगा, तो ये बनेगा न्यू माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू प्राइम इंटू, यहां पे बनेगा मेरा एम नोट इंटू सी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू एच इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बस अब इक्वेशन हमारी बहुत करीब है, डिराइव होने वाली है। इसको मैं फर्दर लिख लेता हूँ न्यू माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू प्राइम इज इक्वल टू इंटू सी। ये जो एम नोट सी है इसको मैं इधर डिवाइड में ले जाता हूँ, तो ये बन जाता है एच बाय एम नोट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाता है जी। बस इक्वेशन हो चुकी हमारी ड्राइव। फर्दर इसको सॉल्व कर लो, ये जो मेरी टर्म है इधर ये क्या बनेगी, देखो न्यू बाय न्यू प्राइम माइनस न्यू प्राइम बाय न्यू प्राइम, ब्रैकेट के बाहर सी इज इक्वल टू, इधर ये टर्म एज इट इज एच बाय एम नोट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे न्यू से न्यू कट गया, न्यू प्राइम से न्यू प्राइम कट गया, तो हमारे पास बचा 1 बाय न्यू प्राइम माइनस 1 बाय न्यू इंटू सी इज इक्वल टू एच बाय एम नोट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब इस सी को अंदर ले जाएंगे,
जब इस c को अंदर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा c बाय न्यू प्राइम माइनस c बाय न्यू। अब आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c बाय लेमडा, तो यहां से लेमडा क्या हुआ, c बाय न्यू। तो इसका मतलब जो c बाय न्यू प्राइम है ये किसके इक्वल होगा, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, क्योंकि स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू प्राइम है। तो c बाय न्यू प्राइम क्या आएगा, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, माइनस c बाय न्यू क्या आएगा, ये c बाय न्यू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू बन जाएगा h बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट, है ना। ये लेमडा प्राइम माइनस लेमडा ही क्या है हमारा, डेल्टा लेमडा। तो इस तरह से हमने कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। तो पूरे 40 मिनट लगभग हमें लगे इस पूरी इक्वेशन को डिराइव करने में, है ना। तो ये था प्यारा सा टॉपिक जो हमारा एग्जाम में भी आता है क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने आई होप अच्छे से समझ लिया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक बहुत अच्छे से अगर आपको क्लियर हुआ, तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, अपना प्यार मुझे दिखाओ कितना आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है। ये जो नीचे दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला रेड कलर का आइकन, इसको दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, सिंपल सी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।